आज हम एक बड़े काम के तरीके पर बात करने वाले हैं, अपने लक्ष्य कैसे हासिल करें, पर हाँ एक अलग नजरिए से। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं भी मंजिल पर नजर रखो, पर आज हम बात करेंगे सफर की, मतलब प्रक्रिया की। बिल्कुल, प्रक्रिया। हमारी ये बातचीत थीबो मिरीसे की किताब फोकस ऑन द प्रोसेस से प्रेरित है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ नतीजे के बजाय उस रास्ते पर, उस प्रक्रिया पर ध्यान देना क्यों इतना जरूरी है, और असल में ये किया कैसे जाए। सही। कभी सोचा है हम कितने बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं? वजन कम करना है, या कोई नई भाषा सीखनी है, शायद बिजनेस शुरू करना है। हाँ अक्सर। पर अक्सर होता क्या है कि बीच में ही दम तोड़ देते हैं, शायद इसलिए कि हम हमेशा कोई शॉर्टकट, कोई जादुई नुस्खा ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल, वो क्विक फिक्स वाली मानसिकता, जबकि असली ताकत तो उस रोजमर्रा की मेहनत में छिपी होती है। हाँ, तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये प्रक्रिया, ये है क्या भला? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो। हाँ, तो किताब के मुताबिक प्रक्रिया वो रोज या हफ्ते भर के काम है, छोटे छोटे काम। रोज के? हाँ, जिन्हें अगर हम लगातार करते रहें तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना, मतलब चांस, बहुत बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ अंतिम परिणाम यानी रिजल्ट के बारे में सोचने से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और इसमें सबसे काम की बात ये है, देखिए, कि प्रक्रिया ही वो अकेली चीज है जिस पर हमारा असल में नियंत्रण होता है। अच्छा, सिर्फ प्रक्रिया पर? हाँ, हम नतीजा कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहरी हालात हमारे वश में नहीं है, मौसम कैसा होगा, इकोनॉमी कैसी होगी, ये सब नहीं। सही। लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि आज हम अपने लक्ष्य के लिए क्या कदम उठाएंगे। वो 1 घंटा पढ़ेंगे या नहीं, वो कसरत करेंगे या नहीं, वो हमारे हाथ में है। ये बात तो है। सोचिए ना, कोई भी रातों रात सफल नहीं बनता। क्या कोई सुबह उठकर NBA स्टार बन जाता, या कोई बड़ा उद्यमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई विश्व स्तरीय वायलिन वादक? नहीं। इन सब ने सालों तक एक प्रक्रिया का पालन किया है, रोज अभ्यास, लगातार कोशिश। हाँ, ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर वो मेहनत वाला हिस्सा, वो प्रक्रिया, उससे बचना चाहते हैं। बिल्कुल, भूल जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही प्रक्रिया है। जैसे बिना डाइट बदले वजन कम करना चाहें। हाँ, या बिना कुछ सीखे समझे पैसा कमाना चाहें, ये तरीका काम नहीं करता। तो जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? किताब कुछ बताती है? हाँ, कई फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा, ये तनाव और चिंता को कम करता है। तनाव कम करता है? ये थोड़ा अजीब नहीं? मुझे लगा लक्ष्य पर फोकस करने से जोश आता है, पर तनाव कैसे कम होगा? हाँ, ये सुनने में शायद उल्टा लगे, पर सोचिए, जब हमारा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है, पता नहीं लक्ष्य हासिल होगा या नहीं, अगर फेल हो गया तो हम उन चीजों पर चिंता करते हैं जो हमारे काबू में नहीं है। सही कहा। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, जैसे आज मुझे बस 1 घंटा पढ़ना है, या आज मुझे 30 मिनट वॉक करनी है, तो हमारा ध्यान उस चीज पर रहता है जो हम अभी इसी वक्त कर सकते हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो है। इससे एक शांति मिलती है। बिल्कुल, एक सुकून। और ये हमारी भावनात्मक मजबूती, जिसे अंग्रेजी में इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, उसे भी बढ़ाता है। जब कभी लगे कि प्रगति धीमी हो रही है या रुक सी गई है, हाँ वो होता है अक्सर, तो प्रक्रिया पर वापस लौटने से, मतलब अपने रोज के काम पर फोकस करने से हमें हिम्मत मिलती है, हम वर्तमान में वापस आ जाते हैं। ओके। और किताब में दूसरे फायदों का भी जिक्र था शायद, जैसे फोकस बढ़ना। हाँ, रोज एक ही काम को दोहराने से या उस प्रक्रिया पर ध्यान बनाए रखने से हमारी एकाग्रता मजबूत होती है, फोकस बढ़ता है। और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, वो भी, क्योंकि जब हम रोज टिके रहते हैं, मुश्किल होने पर भी करते रहते हैं, तो खुद पर भरोसा बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और एक और बात, ये छोटे छोटे प्रयास जुड़कर बड़ा असर दिखाते हैं, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात। रोज 1 ईंट रखना धीरे धीरे दीवार बन जाती है, और शायद दूसरों से तुलना करना भी कम हो जाता है। बिल्कुल, जब हमारा ध्यान अपनी कोशिशों पर होता है, अपनी प्रक्रिया पर, तो हम ये देखना कम कर देते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, उससे क्या नतीजे मिल रहे हैं। हमारा फोकस अंदर की तरफ आ जाता है। तो प्रक्रिया एक तरह से एंकर जैसी है, एक सेफ्टी नेट। हाँ, बहुत अच्छा कहा, एक एंकर, एक सेफ्टी नेट। जब भी भटके, चिंता हो या ध्यान हटे, वापस प्रक्रिया पर लौट आएं। जैसा लेखक कहते हैं, प्रक्रिया ही असली लक्ष्य है। प्रक्रिया ही लक्ष्य है। हाँ, और जो परिणाम हम चाहते हैं वो तो बस इसका एक स्वाभाविक नतीजा है। लॉजिकल निष्कर्ष। वाह,
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रक्रिया क्यों जरूरी है, पर अब असली सवाल, इस पर ध्यान केंद्रित करें कैसे? हाँ, प्रैक्टिकल बात। मान लीजिए किसी ने लक्ष्य बनाया, पर अब उसे प्रक्रिया में कैसे ढाले, रोजमर्रा में कैसे लाएं? अच्छा सवाल है। किताब इसके लिए एक 4 कदमों का तरीका सुझाती है। बहुत सीधा सा है। ओके, क्या है वो कदम? पहला, सबसे पहले एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट लक्ष्य तय करें। धुंधला नहीं, एकदम सटीक, पता हो कि जाना कहाँ है। ठीक है, स्पष्ट लक्ष्य। दूसरा, उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पड़ावों या हिस्सों में, मतलब माइलस्टोन्स में तोड़ें, ताकि रास्ता लंबा ना लगे। छोटे कदम, ठीक है। तीसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे सही और असरदार प्रक्रिया चुनें या बनाएं। मतलब वो कौन से रोज के काम हैं जो मुझे वहां ले जाएंगे। ओके, सही प्रक्रिया चुनना। और चौथा, और शायद सबसे मुश्किल, नतीजे की चिंता छोड़कर या उससे खुद को थोड़ा अलग करके पूरी तरह प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं। रोज के काम पर फोकस। नतीजे से खुद को अलग करना, ये मुश्किल लगता है। यहीं पर वो प्रक्रिया लक्ष्य और परिणाम लक्ष्य का फर्क समझना शायद काम आएगा। हाँ, बहुत बहुत जरूरी है ये समझना। परिणाम लक्ष्य वो है जो हम अंत में पाना चाहते हैं। जैसे मुझे साल में 40 किताबें पढ़नी हैं, ये हुआ परिणाम लक्ष्य। ठीक है। और प्रक्रिया लक्ष्य वो काम है, वो एक्शन है जो हमें वहां तक ले जाएगा। जैसे मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, ये हुआ प्रक्रिया लक्ष्य। अच्छा, तो परिणाम लक्ष्य है मंजिल और प्रक्रिया लक्ष्य है रोज का रास्ता। बिल्कुल। या एक और मिसाल लें, मान लीजिए परिणाम लक्ष्य है पियानो पर बीथोवन का फ एलिस बजाना सीखना। वाह, मुश्किल लक्ष्य। हाँ, तो प्रक्रिया लक्ष्य क्या होगा? हर दिन 2 घंटे पियानो का अभ्यास करना। समझ गया। तो फोकस रोज के 2 घंटे के अभ्यास पर रखना है, ना कि सिर्फ फरेलिस के सपने पर। एग्जैक्टली। दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं, जैसे माइकल फेल्प्स तैराकी में या स्टीवन किंग लिखने में, हाँ, उनका तो नाम ही काफी है। वे यही करते हैं, सालों तक रोज अपनी कला का अभ्यास। एक लेखक है नील स्ट्रॉस, उन्होंने लिखा है, सफलता अक्सर बहुत लंबे समय तक साधारण काम को असाधारण लगन से करने से मिलती है। साधारण काम, असाधारण लगन। ये लोग प्रक्रिया के उस्ताद होते हैं, निरंतरता के मास्टर, दोहराव के गुणी। सही कहा, दोहराव के गुणी। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। अक्सर हम शुरू तो बड़े जोश में करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मोटिवेशन कम हो जाता है। यहीं पर किताब उत्साह के चक्र यानी साइकिल ऑफ एक्साइटमेंट की बात करती है, और इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम निराश ना हो। अच्छा, उत्साह का चक्र क्या है ये? इसके 4 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है शुरुआती जोश। हाँ, वो तो होता ही है, नई शुरुआत। बिल्कुल, नई शुरुआत है, सब कुछ रोमांचक लगता है, थोड़ी प्रगति भी दिखती है। मान लीजिए किसी ने जिम जाना शुरू किया, पहले हफ्ते वजन थोड़ा कम हुआ, तो खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है दूसरा चरण, और यहीं गड़बड़ होती है, पठार। प्लेटो। मतलब एक समय आता है जब प्रगति रुक जाती है या बहुत बहुत धीमी हो जाती है। वजन कम होना बंद हो गया, या भाषा सीखते हुए नए शब्द याद नहीं हो रहे। ओह हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बिल्कुल। और यहीं पर शक पैदा होता है, क्या ये तरीका काम भी कर रहा है? मुझे नतीजे क्यों नहीं मिल रहे? कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। सच में, मैंने भी कई बार ऐसा किया है। लगता है मेहनत बेकार जा रही है। पर किताब कहती है कि यहीं पर, इसी पठार वाले दौर में प्रक्रिया पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। टिके रहना है। क्योंकि अगर हम टिके रहे तो आता है तीसरा चरण, सफलता, ब्रेक थ्रू। अचानक से बड़ा सुधार नजर आता है, एकदम से चीजें क्लिक करती हैं, हम एक नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। जैसे रोज भाषा का अभ्यास करते करते अचानक एक दिन मुश्किल वाक्य भी आसानी से समझ आने लगते हैं। हाँ। या पियानो पर वो मुश्किल हिस्सा बजने लगता है। अरे वाह। तो पठार के बाद ही ब्रेक थ्रू आता है। अक्सर। और फिर आता है चौथा चरण, उत्साह की वापसी। जब ये सफलता मिलती है तो नया जोश आता है, और ये चक्र फिर से शुरू हो सकता है, एक नए ऊंचे स्तर पर। तो इस चक्र को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम पठार वाले दौर में हिम्मत न हारे, है ना? बिल्कुल, ताकि हम जान सकें कि ये सामान्य है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है।
और हमें खुद को इस आधार पर आंकना चाहिए कि हम अपनी प्रक्रिया पर कितने टिके हुए हैं। हम रोज अपना काम कर रहे हैं या नहीं, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि आज नतीजे क्या मिल रहे हैं। ओके, ये बहुत मददगार है। और एक और नुस्खा जो किताब देती है वो है छोटी शुरुआत करना। हाँ, ये सुनने में शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, पर ये बहुत शक्तिशाली है। यूं हमें तो लगता है बड़े लक्ष्य, बड़ा जोश। हाँ, पर अक्सर हम शुरुआत में ही इतना बड़ा लक्ष्य रख लेते हैं, जैसे रोज 2 घंटे जिम जाना, और फिर 2 दिन बाद ही हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। किताब कहती है रोज सिर्फ 5 मिनट टहलना या 10 पुशअप्स करना भी काफी है, अगर आप इसे लगातार कर सके। शुरुआत में मात्रा या तीव्रता उतनी जरूरी नहीं जितनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सिर्फ 5 मिनट, पर उससे क्या होगा? शुरुआत में शायद कुछ खास ना हो, पर जब हम रोज छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ। और दूसरा, धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। पहचान का हिस्सा? यह क्या मतलब हुआ? मतलब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज सुबह टहलने जाता है, या मैं वो इंसान हूँ जो रोज 15 मिनट लिखता है। ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अच्छा, तो एक्शन से पहचान बदलती है। हाँ, लेखक कहते हैं हम असाधारण काम करके असाधारण नहीं बनते, बल्कि साधारण काम को असाधारण निरंतरता से करके बनते हैं। उन्होंने एक मंत्र, एक एफर्मेशन अपनाने का सुझाव भी दिया है। मैं तब तक चलता रहता हूँ जब तक अपने लक्ष्य तक पहुँच ना जाऊं। मैं बस ऐसा ही हूँ। मैं बस ऐसा ही हूँ। वाह, ये सोच तो वाकई टिके रहने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। इसे अमल में लाने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका, कोई टिप? एक तरीका है 30 दिन का चैलेंज लेना। 30 दिन चैलेंज? हाँ, कोई एक छोटी आदत चुने, जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना या रोज 5 मिनट मेडिटेशन करना, और तय करें कि अगले 30 दिन आप इसे हर हाल में करेंगे। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, चाहे तो कैलेंडर पर टिक लगाएं। ये छोटी सी चुनौती आदत बनाने में बहुत मददगार हो सकती है। 30 दिन ये किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा अगर हम किसी दिन चूक जाएं? अक्सर एक दिन की चूक हमें लगता है कि सब बेकार हो गया और हम पूरी तरह पटरी से उतर जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। यहीं पर आत्म अनुकंपा यानी सेल्फ कंपैशन का रोल आता है। सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया। हाँ, खुद पर दया, खुद के प्रति समझ। ये समझना कि हम इंसान हैं और हमसे चूक हो सकती है। ये वो गोंद है जो निरंतरता को चिपकाए रखता है, उसे टूटने नहीं देता। पर हमें तो सिखाया जाता है कि खुद पर सख्त रहो, अनुशासन रखो, दया दिखाएंगे तो आलसी नहीं हो जाएंगे। यही तो मिथक है। किताब कहती है कि ये बिल्कुल गलत धारणा है। खुद पर ज्यादा सख्ती करने से अक्सर हम अपराधबोध या शर्म में डूब जाते हैं और कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि आत्म अनुकंपा यानी खुद के प्रति दयालु होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, हाँ आज चूक गया, गई, और फिर से कोशिश करना, कोई बात नहीं, कल फिर से शुरू करूंगी, यही हमें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। तो मतलब खुद से बात करने का तरीका बदलना। जैसे अगर कसरत छूट गई तो ये सोचने के बजाय कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कितना बेवकूफ हूँ। हाँ, इसकी बजाय ये सोचना कि काश आज कर लिया होता, पर कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई और ये ठीक है, मैं कल फिर से कोशिश करूंगी, मैं अगली बार अधिक सावधान रहूंगी। अपनी अंदरूनी आवाज को सख्त आलोचक से एक समझदार, माफ करने वाले दोस्त में बदलना। बिल्कुल, ये आत्म अनुकंपा ही हमें गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक मजबूती की निशानी है। ठीक है, तो हमने समझा कि प्रक्रिया क्या है, क्यों जरूरी है और इस पर फोकस कैसे करें। साफ लक्ष्य, छोटे कदम, प्रक्रिया लक्ष्य, उत्साह का चक्र समझना, छोटी शुरुआत, निरंतरता और आत्म अनुकंपा, बहुत कुछ है। हाँ, काफी कुछ। लेकिन क्या प्रक्रिया हमेशा एक जैसी रहती है या उसे बदलने, बेहतर बनाने की भी जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि प्रक्रिया पत्थर की लकीर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसे समय के साथ बेहतर बनाने की जरूरत होती है, जिसे हम कह सकते हैं परिष्कृत करना या रिफाइन करना। ओके। और पहली बात तो ये समझनी होगी कि कोई भी प्रक्रिया परफेक्ट नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। प्रक्रिया सिर्फ सफलता की संभावना बढ़ाती है,
गारंटी नहीं देती। ठीक है, तो हम अपनी प्रक्रिया को बेहतर कैसे बनाएं? कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? कहीं हम गलत दिशा में तो मेहनत नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले तो सही प्रक्रिया की पहचान करना जरूरी है, खासकर अगर लक्ष्य बड़ा या मुश्किल हो। और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो? पहला, अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें, रिसर्च करें, पढ़ें, समझें। दूसरा, लंबे समय तक टिके रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और तीसरा, ईमानदारी से फीडबैक लें। दूसरों से भी पूछें जो उस रास्ते पर चल चुके हैं, और खुद से भी लगातार पूछते रहें कि क्या ये काम कर रहा है। खुद से सवाल पूछना। किताब में शायद एक सवाल का जिक्र था। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर मैं वही करता रहूं जो आज या इस हफ्ते कर रहा हूं, तो क्या मैं वाकई अपना लक्ष्य हासिल कर पाऊंगा? ओहो, ये तो कड़ा सवाल है। ईमानदारी से जवाब देना होगा। बिल्कुल। और मुश्किल लक्ष्यों के लिए कुछ और गहरे सवाल पूछने चाहिए। किताब 3 क्या, क्यों और कैसे की बात करती है। क्या और कैसे, बताइए। पहला, पहचानें कि आप असल में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य एकदम साफ, विशिष्ट होना चाहिए। जैसे 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना, न कि सिर्फ वजन कम करना। खुद से पूछें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लक्ष्य तक पहुंच गया हूं। मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है। क्या? दूसरा, पहचाने कि यह क्यों मायने रखता है, ये आपके लिए जरूरी क्यों है। इसे अपनी पहचान से जोड़ें, न कि सिर्फ बाहरी इनाम जैसे पैसा या तारीफ से। पहचान से जोड़ना जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान बनना चाहता हूँ, या मैं एक कुशल लेखक बनना चाहता हूँ। लक्ष्य हमें ये तय करने में मदद करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। ये क्यों हमें मुश्किल समय में टिके रहने की वजह देता है। बहुत खूब। क्यों? और तीसरा, पहचाने कि कैसे वहां पहुंचेंगे, रास्ता क्या है। इसके लिए उन लोगों से सीखें जो पहले ही वो लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। उनकी प्रक्रिया को समझें, उनका इंटरव्यू लें अगर संभव हो, किताबें पढ़ें, खुद को शिक्षित करें, जरूरत हो तो किसी गुरु या कोच की मदद लें। क्या, क्यों और कैसे। और आपने फीडबैक की बात की थी, वो क्यों जरूरी है? फीडबैक यानी प्रतिक्रिया लेना भ्रम का मारक है, एंटीडोट है। हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। हमें निष्पक्ष होकर देखना होगा कि क्या हम वाकई प्रगति कर रहे हैं। जैसे क्या वजन सच में कम हो रहा है, क्या मैं उस भाषा में थोड़ी बहुत बातचीत कर पा रहा हूँ, क्या पियानो पर धुन थोड़ी बेहतर बज रही है। ये वास्तविक फीडबैक हमें बताता है कि प्रक्रिया काम कर रही है या उसे बदलने की जरूरत है। ठीक है। और आपने कहा था कि दूसरों से सीखना चाहिए, पर शायद सीधे कॉपी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक आम गलती है। हम किसी विशेषज्ञ या सफल इंसान की आज की स्थिति, मान लीजिए वो Z पर हैं, उसे देखकर सीधे अपनी आज की स्थिति यानी A से उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पर ये काम नहीं करता। हमें अपनी यात्रा अपने स्तर से शुरू करनी होगी, ईंट दर ईंट बनानी होगी, धीरे धीरे, ऐसी रफ्तार से जो हम बनाए रख सकें। जैसे जैसे हमारा कौशल बढ़ेगा, वही मुश्किल काम हमें आसान लगने लगेगा, या कहें कठिनाई का स्तर स्थिर महसूस होगा। अच्छा, किताब ने परिणामों के आधार पर प्रक्रिया को आंकने के 4 संभावित परिदृश्यों का भी जिक्र है शायद। वो क्या है? हाँ, ये समझना मददगार हो सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। प्रभावी प्रक्रिया, तेज प्रगति, ये तो आइडियल है। सब कुछ सही चल रहा है, चलते रहिए। बेस्ट केस। ठीक है। दूसरी प्रभावी प्रक्रिया, धीमी प्रगति। प्रक्रिया तो सही है, पर नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ धैर्य की जरूरत है, हार न माने। किताब कहती है कम से कम 2 हफ्ते से 3 महीने तक प्रक्रिया को परखें। चाहें तो A/B टेस्टिंग करें, मतलब 2 तरीकों को आजमा कर देखें कौन सा बेहतर है। विज्ञान और तथ्यों पर भरोसा करें। ओके, धैर्य रखें। तीसरी अप्रभावी प्रक्रिया, शुरू में प्रगति। मतलब शुरुआत में तो नतीजे दिखें, पर अब गाड़ी अटक गई है, वो पठार आ गया है। इसका मतलब है कि अब प्रक्रिया को बेहतर बनाने या बदलने की जरूरत है। जैसे कोई तैराक एक खास तकनीक से तेजी से तैरना सीखता है, पर एक लेवल के बाद उसी तकनीक से और तेज नहीं हो पाता, तो उसे अपनी तकनीक को रिफाइन करना होगा या बदलना होगा। ठीक है। और चौथी,
अप्रभावी प्रक्रिया, कोई प्रगति नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं। यहां सावधान रहने की जरूरत है। कहीं आप किसी गलत मॉडल के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, जैसे कोई MLM स्कीम जो काम नहीं करती, या कोई झूठा गुरु जिसका कोर्स बेकार है। यहाँ धोखा भी हो सकता है। हाँ, तो यहां जरूरत है कि उन लोगों से सीखा जाए जिन्होंने वाकई उस क्षेत्र में ठोस सफलता हासिल की है, न कि सिर्फ बातें बनाई है। सही है। तो अगर हमें लगे कि प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, अप्रभावी है या धीमी है, तो उसके क्या तरीके हैं? आपने रिफाइन करने की बात की थी। हाँ, मुख्य रूप से 2 तरीके हैं प्रक्रिया को बेहतर बनाने के। पहला है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज मतलब जो आप कर रहे हैं उसी को और बेहतर बनाना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना। जैसे दौड़ने के लिए बेहतर जूते लेना, या लिखने के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, या कसरत करने की तकनीक को सुधारना। आप काम वही कर रहे हैं पर उसे और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ओके, उसी काम को बेहतर करना। और दूसरा तरीका? दूसरा है जोड़ना, ऐड, यानी अपनी प्रक्रिया में कुछ नया शामिल करना। नया शामिल करना जैसे वजन कम करने के लिए सिर्फ कसरत कर रहे थे, अब डाइट में प्रोटीन बढ़ाना शुरू कर दिया। या भाषा सीखने के लिए सिर्फ ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, अब किसी नेटिव स्पीकर से हफ्ते में एक बार बात करना शुरू कर दिया। या पियानो खुद सीख रहे थे, अब एक शिक्षक रख लिया। समझ गया। ऑप्टिमाइज करना या कुछ नया जोड़ना, इसमें से पहले क्या करना चाहिए? सामान्य नियम है, पहले ऑप्टिमाइज करें फिर जोड़ें। जो आप पहले से कर रहे हैं, पहले उसे जितना हो सके उतना बेहतर बनाएं। देखें कि क्या उसी से और अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। उसके बाद ही कुछ नया जोड़ने के बारे में सोचें, वरना चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी। हाँ, ये सही है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके, मतलब टिकाऊ हो, सस्टेनेबल। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है, वरना कुछ दिन करके छोड़ देंगे। इसीलिए सिद्धांत है, निरंतरता पहले, ऑप्टिमाइजेशन बाद में। कंसिस्टेंसी फर्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन बाद में। पहले आदत डालो फिर उसे चमकाओ। हाँ, बिल्कुल। पहले आदत डालें, उसे पक्का करें, रोज करने की लय बनाएं, फिर उसे बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यहाँ 80-20 नियम भी बहुत काम आता है। 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल? हाँ, उन 20% कामों पर ध्यान दें जिनसे 80% नतीजे मिलते हैं। अक्सर हम बहुत से गैर जरूरी चीजों में उलझे रहते हैं। पहचानें कि सबसे जरूरी काम कौन से हैं और उन पर फोकस करें। और छोटी शुरुआत वाली बात यहाँ भी लागू होती है। बिल्कुल, छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें, आदतें धीरे धीरे बनाएं। जैसे पहले रोज टहलना शुरू करें, जब ये आदत बन जाए, पक्की हो जाए, तो शायद मीठे पेय पीना छोड़ें। जब वो आदत बन जाए तो शायद शराब कम करें। एक एक करके, धीरे धीरे, एक के ऊपर एक। हाँ, और धीरे धीरे ये कौशल, ये आदतें आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस में उतर जाती हैं। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होने लगती हैं। अच्छा, आदतों की चेन या श्रृंखला बनाने का भी जिक्र है किताब में। ये क्या है? हैबिट स्टैकिंग? हाँ, हैबिट स्टैकिंग ये बहुत शक्तिशाली तरीका है। आप एक आदत से शुरू करते हैं और जब वो जम जाती है तो उसके साथ दूसरी जोड़ देते हैं, फिर तीसरी, एक के बाद एक। जैसे लेखक ने अपनी दिनचर्या बताई है। सुबह उठकर लिखना, पहली आदत। लिखने के बाद सीधे जिम जाना, दूसरी आदत। लिखने से जुड़ी हुई। जिम से आके सलाद खाना, तीसरी आदत जिम से जुड़ी हुई। फिर अपने मुख्य काम पर लगना। ये आदतें एक दूसरे को सहारा देती हैं, ट्रिगर करती हैं। वाह, तो एक रूटीन बन जाता है। हाँ, एक मजबूत रूटीन। और लोग सोचते हैं कि रूटीन या दिनचर्या हमें बांधती है, बोरिंग होती है, पर असल में ये हमें एक ढांचा देती है जिससे जरूरी काम अपने आप होने लगते हैं और आखिरकार हमें ज्यादा आजादी मिलती है सोचने की, क्रिएटिव होने की। क्या बात है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार, निचोड़ यही है कि मंजिल से ज्यादा सफर पर, यानी प्रक्रिया पर ध्यान देना है, फोकस प्रोसेस पर। बिल्कुल। और इस सफर में निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, अगर संक्षेप में कहें तो प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के वो 6 कदम याद रखे जा सकते हैं जो हमने डिस्कस किए। 1, सही प्रक्रिया पहचानें, क्या, क्यों, कैसे। दूसरा, छोटी शुरुआत करें। तीसरा, लगातार बने रहें, निरंतरता सबसे जरूरी। चौथा, समय के साथ उसे ऑप्टिमाइज करें, बेहतर बनाएं। 5वां, जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ नया जोड़ें। छठा, और संभव हो तो प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर स्टैक करके एक मजबूत रूटीन बनाएं। बेहतरीन। जैसा कि किताब के सार में भी कहा गया है, प्रक्रिया ज्यादातर समस्याओं का समाधान है। यही वो चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर सफलता के पीछे एक प्रक्रिया होती है,
ये जीवन के हर पहलू में काम करती है। सही प्रक्रिया खोजना एक कला है। हाँ, एक कला है। और इसके लिए सब्र, निरंतरता और भरोसे की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। सब्र, निरंतरता और भरोसा। तो ये गहन विश्लेषण था थीबो मेरिसे की किताब फोकस ऑन द प्रोसेस पर। उम्मीद है कि ये नजरिया, ये अप्रोच लक्ष्यों को देखने और उन तक पहुंचने के तरीके में कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अक्सर हम पूछते हैं, क्या मैं ये लक्ष्य हासिल कर पाऊंगी? शायद असली सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या मैं उस प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित होने को तैयार हूं, जो मुझे वहां ले जाएगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ओहो, क्या मैं प्रक्रिया के प्रति समर्पित होने को तैयार हूं? हाँ, क्योंकि मंजिल पाना बेशक जरूरी है, पर शायद उस प्रक्रिया से गुजरकर हम जो इंसान बनते हैं, वो यात्रा हमें जो सिखाती है, वो ज्यादा मायने रखता है। बहुत गहरी बात। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।